सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो ऑपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की माजी से सबक सीखकर सबको साथ लेकर चलने की जो ऑफर थी, उस पर आज हुकूमत ने भी अपना बड़ा वाज़ेह रद्द-ए-अमल दे दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने शहबाज शरीफ की दावत का जवाब दिया और कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर मौजूद लोगों से तो बात कर सकती है, बात करेगी, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं वही पार्टी को लीड करें, और अगर अपोजिशन को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हमारी तजावीज़ से कोई इख्तलाफ है, कोई इख्तलाफ राय है, उनकी राय मुख्तलिफ है, तो वो अपनी तजावीज़ सामने लाएं और फिर हमसे बात करें। तो अब फवाद चौधरी ने यह कहा है कि सियासी मामलात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ी चीज़ों पर हुकूमत और अपोजिशन को अब मिल बैठना चाहिए, ये वक्त आ गया है। उन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए कहा क्या है, ज़रा ये सुनिए, फिर मज़ीद बात करते हैं। ज़रूरी है कि हम जहां बाकी सियासत अपनी अपने तक रखें, बड़े मामलात के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। 49 रिफॉर्म्स जो हैं वो हमने तजवीज़ कर दी हैं। अब अपोजिशन चाहती है तो इसके ऊपर हमारी तजावीज़ से इतफाक करे, और अगर उनको इतफाक नहीं है तो अपनी तजावीज़ लेके आ जाए। शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि वो उस पर आगे चलने को तैयार हैं, ये खुशाइन बयान था। हम जो पार्लियामान के अंदर लीडर्स हैं हम उनसे बात करेंगे, जो पार्लियामान से बाहर लीडर हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे। तो अब फवाद चौधरी की बात का अगर बिल्कुल सीधा सा और साफ सा मतलब निकाला जाए तो इसका बड़ा वाज़ेह मतलब है कि अगर अपोजिशन लीडर को हुकूमत से कोई बात करनी है तो फिर उन्हें नवाज़ शरीफ और मौलाना फजल रहमान और फिर साथ साथ मरियम नवाज़ को भी माइनस करना होगा, और इनको माइनस करके फिर आगे बढ़ना होगा। तो क्या शहबाज शरीफ नून लीग में अंदरूनी इख्तलाफात और पार्टी की सदारत छोड़ने की ज़ाहिर उनकी जानिब से वो तरदीद हो रही है, लेकिन 2018 के इलेक्शन में नून लीग की हार को पार्टी की गलत हिकमत अमली शहबाज शरीफ करार दे चुके हैं। और अब इन सब बातों के बाद फिर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं वो किस तरह से नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के मज़ाहिमती बयानिए को रद्द करेंगे, उन दोनों को किस तरह इस बयानिए से बाज रखने में कामयाब हो सकेंगे, ये जज्बाती बयानिए को कैसे मुफाहमती बयानिए में तब्दील किया जाएगा। और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी पहले ही नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के साथ बैठने को तैयार नहीं है। वो शहबाज शरीफ को ही पार्टी का सदर कहते हैं और उन्हीं से बात करने पर तैयार हैं, और मौलाना से भी पीपल्स पार्टी के राब्ते तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसे में शहबाज शरीफ की जो अहमियत है इस वक्त मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अब उनके हवाले से सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि वो किस तरह इस बिखरी हुई अपोजिशन को साथ लेकर हुकूमत से बात करेंगे। तो एक तरफ ये अपोजिशन इस वक्त बिखरी हुई है और वो मुत्तहिद होकर हुकूमत से कुछ रिफॉर्म्स पर बात करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, सवाल अपनी जगह बहरहाल मौजूद है। और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में भी अब जो सियासत है वो भी आगे बढ़ रही है, और अब वहाँ कौन वज़ीर आज़म बनता है, इस दौड़ में जो नाम सामने आ रहे थे सरदार तनवीर इलियास और फिर सदारत के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का नाम था। पीटीआई के अंदर ही एक लॉबी सरगर्म हो गई है, और उस लॉबी की जानिब से इन दोनों नामों को, इन दोनों बड़े अहम ओहदों से दूर रखने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। और अज़हर सादिक वो नाम है जो कि इस लॉबी के लिए काबिल कबूल है, और वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अज़हर सादिक को बनाया जाए और फिर वो आज़ाद मामलात को देखें। लेकिन अज़हर सादिक पर फिर ये इल्ज़ाम है कि वो मंशियात फ़रोशों की सरपरस्ती करते हैं, उन पर इस बारे में ये इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। तो अब देखना ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत क्या फ़ैसला करती है, वो पार्टी के अंदर ही किसी लॉबी के ज़ेर असर आती है, और अगर नहीं आती तो फिर ज़ाहिर है पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें भी हो रही हैं। अगर हुकूमत की इब्तिदा में आज़ाद कश्मीर में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक मजबूत हुकूमत बनाने में कैसे कामयाब हो सकेगी, क्योंकि वहाँ से 26 नशिस्तें वो ज़रूर उसने हासिल की हैं, लेकिन अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो फिर मुस्तकबिल की सियासत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की आज़ाद कश्मीर में खास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। मेहमानों को आपसे तारुफ़ कराते हैं। अमजद अली खान न्याज़ी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से, अली गौहर बलोच साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमजद साहब, ये जो वाकई कोई लॉबी सरगर्म है, अज़हर सादिक को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीरी बनाना चाह रही है, सरदार तनवीर इलियास अचानक से पहुँचे हैं इस्लामाबाद, क्या मामला चल रहे हैं पार्टी के अंदर, कौन आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म और सदर बनने जा रहा है, क्या इत्तलात हैं आपके पास अमजद साहब? मैं कहना चाहूँगा कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता, ना बने। तमाम से जितने भी हमारे
MLAs हैं वो पाकिस्तान तहरीक साथ खड़े और खड़े रहेंगे। तमाम पार्टी इमरान खान की क़यादत में खड़ी है और खड़ी है। ये र्यूमर्स फैलाई लाने की कोशिश है ताकि बनने के पहले अमल से, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो कोई कह रहा था आज गई कल गई, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल होने को है, गवर्नमेंट भी खड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह मईशत भी बेहतरी की तरफ गामजन है। ये जो है ये अनस्टेबल करने की कोशिश होती है, रिवर्स फैलाने की एक ड्रामेबाजी होती है जिसमें मैं समझता हूँ कोई ताकत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो भी इमरान खान साहब के साथ मिल रहे हैं, सब लोगों के साथ मिल रहे हैं, पार्टी के लोगों से राय भी ले रहे हैं और क्योंकि इमरान खान साहब ने जो सबसे बड़ी उनकी जो खासियत है कि वो सबकी राय लेते हैं, लेकिन फैसला वो खुद करते हैं ताकि ये जो प्रोसेस है ये डेमोक्रेटिक हो और एक अच्छी गवर्नमेंट जो है फार्मुलेशन हो सके ताकि वो डिलीवर किए, क्योंकि पिछले कई दहाइयों से आजाद। तो अब जैसा आप ये कह रहे हैं कि ये तयशुदा है कि कोई लॉबी नहीं सरगर्म और कोई लॉबी अपना कोई नाम भी तजवीज़ नहीं कर रही, तो फिर इम्कानात किसके हैं? सरदार तनवीर इलियास ही आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर आज़म होंगे? खान साहब की फर्स्ट चॉइस वही होंगे? अरबाब ये सब जो है आपकी कहना कबल है कि मे भी हमें पता नहीं हो, लेकिन हम अभी इसके ऊपर कमेंट्री इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो भी फैसला होगा खान साहब खुद करेंगे और इसका अनाउंस भी खान साहब खुद करेंगे। अभी इसका हमें कहना कोई भी मैंने तो नहीं बता सकता कि फैसला सब चीजें करनी है ताकि वो जो मैंने पहले कहा कि वो इंशाअल्लाह ताला सबको लेके पहले भी चलते हैं, सब जो है वो पार्टी जो है मुतहद रहे और एक अच्छी गवर्नमेंट जो है वो डिलीवर बने भी चाहिए और डिलीवर भी करे, क्योंकि हमने मैंने गया हूँ आज़ाद कश्मीर में, मैंने लोगों के दुख देखे हैं, वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह पूरी तरह मुतासर है और फिर जो मौजूदा कश्मीर की आज़ादी है तो उसके लिए एक जद्दोजहद है, क्योंकि उस पार जो लाइन के उस पार भी हम देख रहे हैं कि हम उनको भी लेके चलेंगे, क्योंकि वो जो आज़ादी जो खून से लिखी जा रही है उसको किसी तरह भी हम रायगाह नहीं जाने देंगे। तो ये सारी चीजें सिर्फ नहीं है बल्कि ये एक मुकम्मल एक प्रोसेस है जो चलें अभी आपके लिए इस पर कमेंट करना अमजद साहब थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ज़ाहिर है अभी तक ऐलान हुआ नहीं है। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, जरा चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त कोई नाम लेना मुश्किल है। सरदार तनवीर इलियास, अजहर सादिक, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है सियासी मामलात पर इतनी गहरी नज़र है आपकी, तो कौन हो सकता है अगला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का? किसके हक में फैसला आ सकता है चौधरी साहब? ये तो मुझे नहीं पता किसके हक में फैसला आ सकता है, ये तो PTI ने फैसला करना है, लेकिन ये मुझे पता है कि पहले दिन से ही पढ़ा शुरू हो जाएगा जिसको भी करेंगे। पहले दिन से क्या शुरू होगा चौधरी साहब? आपकी आवाज़ थोड़ी, मुझे भी आवाज कट के आ रही, पहले दिन से ही पढ़ा शुरू हो जाएगा, PTI के अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो अब चलें कौन बनेगा ये तो नहीं पता, लेकिन बनना किसको चाहिए? सरदार इलियास साहब बेहतर चॉइस हो सकते हैं, तनवीर इलियास साहब, या फिर अजहर सादिक साहब इस वक्त आज़ाद कश्मीर के मामलों को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं? मैं कैसे कह सकता हूँ जी कि फलां को बनना चाहिए या फलां को बनना चाहिए, तो सवाल ही अजीब है। तो चौधरी साहब अब ज़ाहिर इलेक्शन के नताइज को ना नून लीग ने माना ना पीपल्स पार्टी ने माना, तो अब हुकूमत ये बनने जा रही है, अब दोनों जमातें मिलकर आप लोग अपोजिशन करेंगे पार्लियामान के अंदर दोनों, क्योंकि इलेक्शन तो आप लोगों ने अलग-अलग लड़ा, PDM के बाद से थोड़ी दूरियां भी नज़र आ रही हैं, असेंबली के अंदर जब जाएंगे, ऐवान में जब जाएंगे, आपकी सीटें ज़्यादा हैं, नून लीग की कम है, मुत्तहिद होकर अपोजिशन करेंगे, हुकूमत को टफ टाइम देंगे? देखिए आज ही आपने मुजाहरा को देख लिया, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन पे स्पीकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से था, डिप्टी स्पीकर नून लीग की तरफ से था, उससे पहले भी जो जितनी सीट्स है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेडीज सीट पे उनको वोट दिए, तो फिर वो उन्होंने बिला मुकाबला ही करवा दिए। तो हमने कहा कि जो जायद वोट है वो हम देंगे नून लीग को, और इस तरह से वो शुरू हो गया। ये हाउस के अंदर ये सारी चीजें चलती हैं, ये होता है हाउस, उसके बगैर खसूसी तौर पर आप अपोजिशन में हो तो उसके बगैर नहीं चलता। तो अब चौधरी साहब ज़ाहिर है जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है, जो मसाइल हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत बनाने वहाँ पर जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान में भी इन्होंने अभी 2018 में पहली बार हुकूमत बनाई। अब
इन 3 सालों में क्या लगता है आपको, कुछ इन्होंने सीखा जो पाकिस्तान में इनकी कारकर्दगी थी, जो यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस थी, उससे कुछ बेहतर डिलीवर कर सकेंगे इस वक्त पोजीशन में नजर आ रहे हैं आपको? मेरे ख्याल है वहाँ पे क्राइसिस इनका पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा, जो अभी तक अनाउंस नहीं कर सके। तो कुछ सीखा तो बिल्कुल नहीं है। महंगाई को देख लें, बेरोजगारी को देख लें, बाकी चीजों को देख लें, तो कोई चीज भी ठीक नहीं है। अगर आप जो ये रोज बताते थे कि ये खसारा बड़ा बढ़ गया है, आप स्टील मिल का खसारा देखें, आप 160 अरब पे चला गया है, आप सर्कुलर डेट देख लें 2500 अरब पे चला गया है, इसी तरह से 12 बढ़ गया है, रेलवे का खसारा बढ़ गया है। कोई चीज ये ठीक नहीं करता। महंगाई का देख लें, क्या कश्मीर के अंदर महंगाई कम है? क्या वहाँ पे आटा 35 रुपए किलो मिल रहा है 70 की बजाय? चीनी 110 की बजाय 50 या 55 पे मिल रही है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। पेट्रोल, बिजली, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से एन पहले जो वज़ीर आज़म का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया था कि अब जो मईशत है वो बेहतर होने जा रही है, मौशी अशारिया बहुत बेहतर सिम्त में, कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज ने पाकिस्तानी मौशी कारकर्दगी की तारीफ की, तो ये बयानिया बहरहाल बिक गया इनका आज़ाद कश्मीर में, इसलिए वहाँ के लोगों ने इनको कौन सा मौशी इशारिया बेहतर हुआ है? खुद इदारा शुमारियात एक्सपोर्ट्स के बारे में इन्होंने बताया कि बढ़ गई, रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बात सुनेगा, इन्होंने कहा कि खुद इनका इदारा शुमारियात कह रहा है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ गई, पाकिस्तान में भूख बढ़ गई है, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। ये इशारे है ना जहाँ से आप देखते कि लोगों की जिंदगी क्या है। तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, आमदनियों में इजाफा नहीं हो रहा, तो इससे आप जज करते हैं इशारे। रही बात ये कि ये एक महीने अगर इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए तो ये भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ एक्सपोर्ट्स क्यों बताते हैं, इंपोर्ट्स क्यों नहीं बताते? तो वो कितनी है और डेफिसिट टोटल क्यों नहीं बताते? ये अपने ही जून का जो है वो कर रहे हैं, जुलाई से मुआवजा कर रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इंपोर्ट्स देखें वो भी कितनी बड़ी नहीं है। आपका जो डिफरेंस है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो खौफनाक है। पाकिस्तान पिछला साल जो है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार $55 बिलियन पे इंपोर्ट्स जो है वो क्लोज हुई। वो किसी ने बताया? नाम ही नहीं ले रहे। और एक्सपोर्ट्स जो हम छोड़ कर गए थे, वापस आता हूं, 25-25.5 अरब डॉलर जो हम छोड़ के गए थे एक्सपोर्ट्स, उसके तो कहीं नजदीक भी नहीं है ये। ना नून लीग नजदीक थी। और बलूच साहब, जाहिर है ये 3 साल की जो इस हुकूमत की कारकर्दगी पाकिस्तान में है वो सब के सामने थी, आज़ाद कश्मीर के भी सामने थी। उसके बावजूद अवाम ने वहाँ पर इनको मुंतखब किया, 26 सीटें इनको मिली हैं, अब ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब क्या अपोजिशन वहाँ पर किरदार अदा करेगी? आप और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए ख़ास तौर पर ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि आप मैं इस बात से बात करता हूँ जो आपने कहा है कि इनको 26 सीटें मिली। ये 26 सीटों पे मुंतखब नहीं हुए, ये वाकई इनको मिली है। और जिस तरह से पहले हालात से पूरे 1 साल से इलेक्शन मैनेज किया जा रहा था, एक वो ब्रिगेडियर साहब हैं, उनका नाम आया कि वो पैसे देते रहे और लोगों से देते रहे और वो मैनेज करते रहे। उसके बाद आपने फिर इलेक्शन के दौरान देखा कि जिस तरह से वो इनके मिनिस्टर साहब जो थे वो मतलब है कि किस तरह से उन्होंने पूरे कश्मीर में फसाद भी फैलाने की कोशिश की और पूरे मीडिया ने देखा पाकिस्तान के, उन्होंने पैसे तकसीम किए। और उसके बाद वो इमरान खान न्याजी के हेलीकॉप्टर में जलसों में भी आते थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन कश्मीर ने उनको रोका भी था और उस पर पाबंदी भी लगाई थी। लेकिन जो बड़े बड़े भाषण देते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि हम चाहते हैं कि मुस्तफाना इलेक्शन हो और फलानी इलेक्शन मशीन जो है वो लाई जाए, तो वो उनके दावों की तो खुली खुल गई कि वो तो मतलब है कि धौंस और धांधली के जरिए फिर जिस तरह से मतलब है कि वो अमला लाया जाता था पीटीआई की गाड़ियों में इलेक्शन डे पे, फिर जिस तरह से वो अमला वापस भी गया और जिस तरह से कैंप मुखालफिन के उखाड़े गए
मतलब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ की गमादी करती हैं। और आपके इल्म में है कि 26 जिन सीटों पर पीटीआई कामयाब हुई है उनमें से 6 सीटों पे नून लीग कामयाब हुई और 22 सीटों पे नून लीग रनर अप थी। ये वही 22 सीटें थी जो हरा कर पीटीआई को, चूंकि पीटीआई की कारकर्दगी जो पाकिस्तान में है वो तो मतलब आपके सामने है। पहले चौधरी साहब भी उस पर रोशनी डाल रहे थे। तो अलीगढ़ साहब ये जो 22 सीटों पर आप रनर अप रहे, क्या ये 22 की 22 सीटों पर आपको हरवा दिए गए? तो खैर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नशिस्त भी नहीं मिलनी थी वहाँ से? नहीं, ये कोई इल्जाम वाकई ये बड़ा है, ये बड़ा घिनौना, मतलब ये खैर 2018 का जिस तरह से इलेक्शन चला गया उससे बड़ी धांधली तो नहीं थी, लेकिन ये वही तारीख दोहराएगी जो 2018 में दोहराएगी, वो उसी पैटर्न के ऊपर सियालकोट में भी धांधली की गई। मकसद ये है कि अगर इनका मैंडेट जो इनके पास है पाकिस्तान में, वो अगर मैंडेट ठीक होता तो आज पाकिस्तान के मुआशी तौर पर तबाही के हालात और सियासी इंतशार के हालात पाकिस्तान में ये ना होते। पाकिस्तान में देखें आज मतलब आज से चंद दिन पहले फिर से जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म करके ऑयल की कीमत बढ़ा दी गई, आटे की कीमत बढ़ा दी गई, चीनी की कीमतें बढ़ा दी गई। और पाकिस्तान रोज बरोज महंगाई और करप्शन के आप देख लें, कोई ऐसा 3 साल में ऐसा महीना नहीं गुजरा जिसमें को बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल नहीं आया। सिर्फ मुखालफिन को दीवार के साथ लगाने के लिए झूठे मुकदमात बनाने, उनके मतलब है किरदार कशी के लिए मीडिया ट्रायल करना। इसके अलावा हुकूमत की तो अपनी कारकर्दगी की तरफ तवज्जो तो उस हुकूमत की होती है जिसको ये एहसास हो कि कल अलीगढ़ साहब ये कितने झूठे मुकदमात इन लोगों ने बना दिया पर? अक्सर मुकदमात जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर या नून लीग के रहनुमाओं पर हैं वो तो आप लोग के अपने दौर में बनाए गए हैं। इनके दौर में तो मुकदमात ही गिनती के बने। ये भी एक झूठा प्रोपोगंडा है, कतई तौर पर अपने लोग एक दूसरे पर नहीं बनाई। ये आपको पता ही है पाकिस्तान के निज़ाम में कौन से लोग असरअंदाज होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी निशानदेही की है कि कौन से इदारे हैं जो ताकत के टूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से इदारे हैं जो पार्टियां बनाने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन से इदारे हैं जो जिनमें बैठे हुए लोग उन इदारों में जो मतलब है कि वो पार्टियों को तोड़ते और बनाते, लोगों की वफादारियां तब्दील करते हैं। तो ये तो उस पूरे सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। मतलब इनके तो आप नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आए। लेकिन अगर निज़ाम इसी तरह से चलता गया तो फिर पाकिस्तान के निज़ाम में बेहतरी नहीं आएगी, फिर यही होगा। आज आप देख रहे हैं, तो ये निज़ाम में बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है। अली गौर साहब पॉइंट आपका आगे, ज़रा मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। अमजद साहब से मैं पूछता हूँ कि जब नून लीग भी पीपल्स पार्टी भी, ये दोनों बड़ी जमातें इलेक्शन को नहीं तस्लीम कर रही, धांधली के इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो फिर आज़ाद कश्मीर की असम्बली में भी अपोजिशन का तरीक़ाकार वही होगा जिस तरह हमने देखा था कि कौमी असम्बली में 2018 में नज़र आया था। तो अमजद साहब अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें, एतमाद में लें, बैठ कर बात करें, इस मसले का कोई हल निकालें ये इंतखाबी धांधली का। वरना तो फिर जो 2018 में हुआ था कि वज़ीर आज़म को अपोजिशन नहीं बात करने देगी, अपोजिशन लीडर को हुकूमत नहीं बात करने देगी, वही मंजर हम आज़ाद कश्मीर में भी देखते रहेंगे। फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा, जब कहीं भी अगर गवर्नमेंट या पीटीआई हार जाती है तो ये नारे लगाने शुरू कर देते कि बड़ा इलेक्शन। अब लोगों ने आज़ाद कश्मीर के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है बयानिए को। अब सियालकोट के लोगों ने इनको अपने घर में हरा दिया। अगर पहले जो जीत गया थे नेशनल असेंबली की, उस वक्त कौन सी लुटियाँ इन्होंने कितनी गोलियाँ डाली थी। अब इतना कौन सी तो क़यामत आ गई। हम तो देखे, आपके इल्म में होगा कि जब सेनेट के इलेक्शन थे उससे पहले भी हमने कहा मीडिया आए, रिफॉर्म्स पे बात करें, बैठे, रिक्वेस्ट की। अब बात ये है कि आप खुद ये भागे होते हैं, बातें अपना टॉक शोज पे जो है ना अपनी कहानियाँ बयान करना चाहते हैं। अगर ये मुखलिस है, हम तो कहते हैं कि इससे जो पिछले कई हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन में आए, ऐसा सिस्टम दे, तजावीज लेके आए जो सबके लिए काबिल कबूल हो, आए बैठे रिफॉर्म्स करें। अगर कहीं आप समझते हैं कि इसमें लूप होल है, इसमें इसको हम बेहतर कर सकते हैं। अमजद साहब ये रिफॉर्म्स का ख्याल भी आपको ये सेनेट के इलेक्शन से पहले उस वक्त आया जब पीडीएम तश्कील पा चुकी थी, तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो चुकी थी। आज भी कह रहे हैं, इस इलेक्शन पे भी कह चुके हैं। दूसरा बात है कि वो कहते हैं कि कत्ल के बाद मेरे कत्ल के बाद जमात से तौबा आए उर्दू तो पशेमा का पशेमा। मेरे भाई ये मुझे बता दें कि काश ही हमें $30,000 अरब से जो है वो कर्जा हमारे गले में डाल दिया।
6 IPPs के साथ जितने महंगे माहदात दे करके गए हैं कि जी हमारे पास जो वो सिस्टम ही मौजूद नहीं है और 35,000 30,000 हम बिजली के वो जो है वो हम खरीदने पे मजबूर हैं, जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम भी नहीं है। अब जो सर्कुलर डाटा आपके तो क्यों बढ़ा आपकी, क्या आपने महंगे माहदात किए, ट्रांसमिशन आपके पास लाइन है नहीं, अब गाड़ी आपकी खड़ी है ईंटों पे और वो उसके लिए आपने 6 ड्राइवर रख दिए। तो देखिए काश के ये स्टील मिल की मेरे एक भाई ने बात की, स्टील मिल के तो आपने चलता उसमें वो अपना उसका सिस्टम चलते हुए उसको बंद कर दिया और उसकी सारी मशीनरी जो है वो लैप्स कर चुकी थी क्योंकि वो अन्य पौने खरीदने में के चक्कर में आपने उसका बेड़ा ही गर्क कर दिया। रेलवे आप बिठा के गए, CIA आप बिठा के गए, आप ठीक है ज़ाहिर हमजा साहब, ये तो तमाम चीज़ें ये तो ज़ाहिर कई बार डिस्कस हो चुकी हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत दावत दे रही है ऑपोजिशन को और जी मेरी बात सुने ना अली गौर साहब। अच्छा जी 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 मुकम्मल करें, बात मुकम्मल होने देना। जी जो आपका अकाउंट था उसमें हमने कितनी बेहतरी लाई, पहले कितना था अब क्या है। आप देखिए आज फॉरेन जो है रेमिटेंसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतमाद है कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपने पैसे जो है थ्रू बैंकिंग चैनल भेज रहे हैं, जो एतमाद है ना इससे अल्लाह का शुक्र है। और फिर देखिए मईशत को काश की ये मईशत हमें वो देखी जाते, हम समझते कि मुश्किलात हैं, हम लोगों को जो बेरोजगारी इन्होंने क्या इदारे बनाए, क्या इन्होंने मईशत बेहतरी की तरफ छोड़ के गए, नफी में आता है जवाब इनका। तो हमारा इनका तो जो वो अपना फाइनेंस मिनिस्टर ही भाग गया, अभी तक तो वो वापस नहीं आया, और जो दवाई लेने गए वो भी भाग गए, हाँ वो भी वापस नहीं है। देखिए पहले तो अगर ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, देखिए रियल सेंस में समझते हैं पाकिस्तानी, हम किसी की पाकिस्तानियत से लेकिन हमसे साहब चले ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं और इनकी पार्टी के सदर भी वो हैं, वो तो मुल्क में मौजूद हैं। अब आप तो दावत दे रहे हैं, मिनिस्टर ने खुद भी दावत दी थी। फिर चलें हमसे साहब एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ मैं, इसके बाद ज़रा अली गौर साहब से फिर ये पूछेंगे कि हुकूमत तो दावत दे रही है, ऑपोजिशन ये चाहती भी है कि हुकूमत दावत दे, जब उसको दावत मिल भी रही है तो फिर रुकावट क्या है, रखना क्या है, मुज़ाकरात आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे। एक ब्रेक के बाद अली गौर बलोच साहब से इस पर बात करेंगे। चौधरी मंजूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर अली गौर साहब से और अमजद खान न्याजी साहब से इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि मुल्की मफाद में अगर उनको अपने बड़े भाई मियाँ नवाज़ शरीफ के पाँव भी पकड़ने पड़े तो वो जाकर पकड़ लेंगे। और अब मियाँ शहबाज शरीफ ही कह रहे हैं कि माजी की गलतियों से हमें सबक सीख कर अब सबको साथ लेकर आगे चलने की ज़रूरत है। और फिर इस पर हुकूमती रद्दअमल जो सामने आया, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बिल्कुल एक वाज़ेह जवाब अपोजिशन को दिया कि जो भी लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनसे तो तमाम मामलात पर बात हो सकती है, लेकिन जो पार्लियामेंट से बाहर हैं उनसे किसी भी तरह के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। तो इसका साफ मतलब ये है कि हुकूमत किसी भी सूरत हाल में मियाँ नवाज़ शरीफ से कोई बात नहीं करना चाहती, मरीम नवाज़ से बात नहीं करना चाहती, मौलाना फजल रहमान भी पार्लियामेंट से बाहर हैं तो उनसे भी किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो अली गौर साहब ये सूरत हाल बिल्कुल हुकूमत ने वाज़ेह कर दी है, आपको दावत है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर अपनी तजावीज़ लेकर आएँ, लेकिन बात सिर्फ उन्हीं लोगों से होगी जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। यानी हुकूमत मुज़ाकरात शहबाज शरीफ साहब से तो कर सकती है, मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ को फ़िलहाल आप इन तमाम मुज़ाकरात से, इस इलेक्टोरल रिफॉर्म के प्रोसेस से फिर माइनस ही समझें। क्या जवाब होगा फिर अपोजिशन का और नून लीग का खास तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गुजारिश ये है कि ये फवाद चौधरी साहब जो है ना, आपको अगर याद हो तो फवाद चौधरी साहब जो है इनकी आपको किसी दौर में जरदारी साहब के साथ तस्वीरें नज़र आती थी, किसी दौर में जो है वो इनको आपको परवेज मुशर्रफ के साथ तस्वीरें नज़र आती हैं, किसी दौर में आपका आजकल आपको इनकी तस्वीरें जो है वो नज़र आ रही होंगी इनके साथ अपना मौजूदा हुकूमत के ये वजीर बने हुए, और अगली भी कोई कठपुतली हुकूमत आई तो उसके भी ये वजीर होंगे। ये चंद लोग हैं, ये आपको पता है कि थोड़ा सा चलते हैं मतलब एक खास तबका के साथ जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, तो इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। डमी है, डमी वजीर है, डमी हुकूमत अली गौर साहब वो जब बात कर रहे हैं तो वो अपनी जाती राय नहीं दे रहे, वो तो एज वफाकी वजीर इत्तलात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो हुकूमत की पॉलिसी बयान कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो कठपुतली हुकूमत है, किसी कठपुतली हुकूमत के साथ मियाँ नवाज शरीफ मुज़ाकरात करेगा क्यों?
जहाँ तक जहाँ तक आप कोई शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मतलब है कहा कि माजी की तो गलतियां उन्होंने उसी तरफ इशारा किया है कि जो हमारे मुल्क में कितनी दफ़ा मार्शल लॉ लगे, कितनी दफ़ा हमने इलेक्टेड लोगों को मतलब है कि वो उनकी हुकूमतें तोड़ के उनको कभी 58(2) भी लगाई, आपको पता है, जिससे असम्बलियाँ तोड़ी जाती थी। कभी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को झूठे केसों में जो है वो घर भेज दिया जाता है और जेलों में बंद कर दिए जाते हैं। तो इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए। मुल्क को कानूनी और आईनी तरीके से चलाएं। मुल्क को उस कायदे आज़म ने जिस जज्बे के साथ और जिस मतलब है कि जिस जो उनका नजरिया था कायदे आज़म का कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, आज पाकिस्तान में ना कानून की हुक्मरानी है और ना आइन की हुक्मरानी है। पाकिस्तान के इलेक्शन चोरी किए जाते हैं, पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमतें बनाई जाती हैं। इन हुकूमतों के साथ साहब ये इलेक्शन की चोरी का जो इल्ज़ाम है, ये रोकने के लिए और इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपको हुकूमत से ही बात करनी पड़ेगी। हुकूमत से बात करने को आप तैयार नहीं है तो फिर बात किससे करनी है, मुज़ाकरात किससे करनी है? देखें बात ये है, ये हुकूमत, इस हुकूमत के पास का रोग नहीं है इलेक्शन कोई चुराने। ये तो जो इलेक्शन चोरी होते हैं उसके बेनिफिशियरी कभी ये है, जिस तरह पहले काफ लीग बनी थी वो थी, उससे पहले एक मतलब है कि जितने भी मार्शल लॉज आए उन्होंने किसी ने लोकल बॉडी सिस्टम दे दिया, किसी ने कोई एक दफा आपको याद है ज़ियाउल हक के टाइम में एक मजलिस शूरा भी बनी थी, मतलब एक किस्म की पूरी असम्बली जो थी वो सिलेक्टेड लोगों की थी। हाँ, वो टाइम मैं कहता हूँ कि बेहतर था, कम से कम उसने तस्लीम तो किया था ना कि मैंने मजलिस शूरा में एक किया, वो असम्बली जैसा वो सिस्टम था, तो उसमें मैंने लोगों को चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया है। तो मतलब है कि अब भी वो उसी तरह का सिलेक्टेड सिस्टम है। चंद एक पोलिटिकल पार्टीज जो बेचारे मतलब है जिस तरह सीटें तो उनसे छीन ली गई, उनकी चोरी कर ली गई, बराए नाम मतलब है कि चंद लोग उनके भी जो जीते थे उनको नहीं डिस्टर्ब किया ताकि वो असम्बली में आकर बैठे, जिस तरह पीपल्स पार्टी के बैठे हैं, हमारे बैठे, दीगर पार्टीज के बैठे हैं। लेकिन आपने देखा जनूबी पंजाब से किस तरह लोगों को खरीदा गया, किस तरह से दूसरी पार्टी से तोड़ के लोगों को काबीना में लाया गया, किस तरह से वजारतें बनाई। अलीगौर साहब, इसी 2018 के इलेक्शन से मुतालिक शहबाज शरीफ साहब भी तो ये फरमा रहे हैं कि ये अपनी आपकी जमात की कोताही भी थी, ये सिर्फ सारा मलबा इस हुकूमत पर तो नहीं डाल सकते आप। अपनी जमात की आपकी कमी कोताही खामी थी और उन्होंने इसको एडमिट किया। नहीं, वो इस पैराए में नहीं दी, उनके शाको सबाक के हवाले से तोड़ के उनकी बातें में बयान की जाती हैं, प्रोपोगंडा किया जाता है, जिस तरह से कि कश्मीर में किया गया कि मरियम नवाज के बयानी की वजह से जो है जी वो मतलब है। तो मरियम नवाज का और मियां नवाज शरीफ का एक ही बयानी है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, इसके अलावा तो उनका बयानी ही कोई नहीं। इसके अलावा उनका उन दोनों का एक ही बयानी है, तो शहबाज शरीफ का भी यही बयानी है या उनका बयानी कुछ मुख्तलिफ है? वो मज़ाहमती मफाहमती बयानी के तनाजुर में जब बात होती है। इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने तो इंटरव्यू में तमाम जो मतलब है कि वो बातें की जा रही थी और जो मतलब है कि वो पूरी फैमिली के बारे में जिस पिछले 3 साल से प्रोपोगंडा किया जाता है कि दरारें पड़ गई, उन तमाम की वजाहत कर दी। उसने कहा कि मेरा भाई मेरा कायद है और 40 साल की मेहनत। ठीक है, चलें, ये वजाहत उन्होंने कर दी। अलीगौर साहब, मैं वापस आपकी तरफ जरा आता हूँ, ये पॉइंट बड़ा डिटेल्स आपका आ गया। अब जरा अमजद साहब, ये नून लीग का एक ही बयानी है, अलीगौर साहब बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल वजाहत कर दी। अगर आप शहबाज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप मियां नवाज शरीफ साहब से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी बयानी है वही है जो शहबाज साहब का है। अगर ये बात करते हैं कि कानून इंसाफ के मतलब रूल ऑफ लॉ की, तो मतलब था हमने तो बात आज बड़ी कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ने फवाद चौधरी ने एक बड़ी खुल के बात बता दी है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर पार्टीज हैं उनके सबके साथ बातचीत होगी, उन पे सबके साथ बैठ के रिफॉर्म्स की बात होगी। इकोनॉमी के ऊपर अगर कुछ करना चाहता है तो वो भी वेलकम। हम सिवाय एक चीज जिसके ऊपर कभी भी ना मुज़ाकरात होंगे न उसके बारे में सोचा जाएगा, करप्शन केसेस और एनआरओ के बाद अलावा हमने बिल्कुल खुल के कहा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, बैठे, पाकिस्तान की इवन आप देखा होगा कि अफगानिस्तान के मसले के ऊपर डिबेट कराई गई। गवर्नमेंट के बिहाफ पे इदारों ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पूरी खुल के सूरत हाल सामने रखी। इकोनॉमी के लिए आपके बजट सेशन था, आपके सामने ताल्लुक की थी, दोनों तरफ से डिबेट हुई, सारी चीजें सामने रखी गई। तो देखिए बात बड़ी साफ और बिल्कुल क्लियर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, कि हम बिल्कुल हर फोरम पे हर जगह बात करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन जो जहाँ पे बात नहीं हो सकती कि ना हम
किसी को स्पेस देंगे इस लिहाज से कि उसके करप्शन। तो हम जैसा बात करेंगे तो, लेकिन कर क्यों नहीं रहे? ये कोई 20-22 दिन हो गए वजीर आजम को बजट का क्लोजिंग सेशन के, 1.5 माह हो गया, 1.5 माह से जायद का अरसा हो गया। देखिए इनकी जमीन में ना कौमी मफाद या पाकिस्तान की इकोनॉमी या डिफेंस सब मामला, इनके मामला है जाती, इनके मामला है डील और डील। इनके काश के इनके मामला जो है ये अपनी जो है अपने जाती के जो है वो नेशनल के बाद अंतर के अंदाज तक ना आ जाए। हम समझते हैं कि इस मुल्क का मफाद है कि अगर जहाँ पे बातचीत हो सकती है वहाँ पे होनी चाहिए, और इसमें हमने कभी डिनाई भी नहीं किया क्योंकि ये मुल्क सबका है। हम किसी की पाकिस्तानियत पहले कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तानी हैं। अगर कोई देखे बाहर, अगर आप भी समझते हैं कि किसी से जेल में मुज़ाकरात करने हैं तो सॉरी, उसके लिए मुज़ाकरात नहीं हो तो उसके लिए जेल है। दूसरे अगर वो अदालतें उसे तो जो भी है ट्रायल होता है उसे फ्री कर देती है, तो वेल एंड गुड। अगर कोई आता है तो अमजद साहब, ये जो लोग जेल में नहीं है, जो जेल से बाहर हैं, उनसे तो ये इस सिलसिले का आगाज करें। ये 3 साल से जायद का अरसा तो गुजर गया है। अब आपकी हुकूमत के पास कितना टाइम है? कब ये मुज़ाकरात शुरू होंगे? कब इख्तिलाफात खत्म होकर एक पेज पर पहुंचेंगे? कब उन पर इम्प्लीमेंट होगा? हम तो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ के नीचे जो भी बातचीत होगी हम उसे वेलकम करते हैं। आए, बैठे, हाँ बता दें कहाँ बैठना है। गवर्नमेंट तैयार है, गवर्नमेंट तो चाहती है कि अब जो है बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो नॉन इश्यूज हैं और उनको एक अरसे दराज से जो है वो डीलिंग टैक्सेस पे डाला जा रहा है ताकि जो भी आने वाले वक्त में इलेक्शन हो सबके लिए काबिल कबूल हो। और अगर ये समझते हैं कि कहीं पे कोई इश्यूज है तो सेटल हो जाए ना, अभी से सेटल हो जाए। 2023 के इलेक्शन आ रहे हैं ना। ठीक है, चलें, रूल ऑफ लॉ के तहत आप कह रहे हैं कि ये तमाम ये बातें होनी चाहिए। तो अली गौर साहब, ये अब आप लोगों की शर्तें हैं क्या? हुकूमत ये चाहती है कि तमाम शर्तों को आप साइड में रख दें, कि किसी केसेस की बात ना हो, एहतसाब के किसी अमल की बात ना हो, आएँ और मुज़ाकरात करें। आप लोगों की शर्तें क्या हैं इस मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, हमारी कोई शर्त नहीं है किसी के साथ। हम ये समझते हैं कि जो ये मतलब है कि ये हुकूमत है, ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करती है, असल में तो इलेक्शन रिफॉर्म्स करने का कोई मकसद जो है वो समझ में नहीं आता कि ऑलरेडी जो इलेक्शन का सिस्टम है उसको सोपताज किया जाता है। मुझे ये बताएं, इसमें धांधली तो शुरू हो जाती है उस वक्त जब एक इलेक्टेड हुकूमत के आपने प्राइम मिनिस्टर को 1 साल पहले नहल कर दिया, उसके खिलाफ JITs बनाई, उसके हमारी पार्टी के फंड रोक दिए गए, फिर आपने लोगों को तोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल किया, उनके टिकट दिलवाए। वो सारा सिस्टम आप कैसे चेंज करेंगे रिफॉर्म से? बात रिफॉर्म्स की नहीं, बात ये है कि आप जो भी वो हल्के जो इलेक्शन के सिस्टम के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अली गौर साहब, किसी भी अदालती फैसले की जिम्मेदारी आप इस हुकूमत पर तो नहीं डाल सकते ना। वो अदालत से आपके हक में भी फैसले आते हैं, आप लोगों की जमानतें ही मंजूर होती हैं, तो उसमें आप हुकूमत को तो नहीं ब्लेम कर सकते। देखिए, बात इलेक्शन सिस्टम की हो रही है कि बात इलेक्शन मुनसिफाना कैसे करवाया जाए। इलेक्शन में आप जितनी मर्जी सिस्टम में अमेंडमेंट्स कर लें, जब तक इलेक्शन के निज़ाम के अंदर मुदाखलत बंद नहीं हो, जब तक इलेक्शन के निज़ाम को सोबताज करना बंद नहीं होगा, तब तक आप कभी भी मुनसिफाना इस मुल्क में इलेक्शन ना करवा सकते हैं, ना इस मुल्क में हो। बाकी ये है ये जो मदाखलत है, ये सिर्फ 2018 के इलेक्शन में हुई या 2013 में जब आपकी हुकूमत बनी थी, हुकूमत आपने बनाने में कामयाबी हासिल की, ये मदाखलत उस वक्त भी होती थी और उस वक्त भी आप लोगों का एतराज़ था इस पर? देखें, ये आपने उस वक्त नहीं देखा जब 2003 में 2 में इलेक्शन हुए थे, काफ लीग बनी थी, कितनी थी नून लीग की? 19 सीटें थी। फिर 2013 में नून लीग ने क्लीन स्वीप किया, फिर 2008 में भी बहुत ज्यादा सीट्स ली। मकसद ये है कि वो कभी कभी 5-6 साल के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को फेस सेविंग के लिए जो है ये वो मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे भी हट जाती है। लेकिन मोस्टली इलेक्शन अब तो टोटल रिग्ड इलेक्शन हो रहे हैं। 2018 के इलेक्शन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया था, आपको याद हो, इलेक्शन के फौरन बाद कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इल्जाम लगाया था मां सवाए ये PTI के कि ये इन इलेक्शन में धांधली हुई है। हालांकि
पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। अभी कश्मीर में भी इलेक्शन हुआ है, हमारे इश्यूज पर इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर सब इकट्ठे हैं कि ये हुकूमत जाली हुकूमत है, ये वजीर आजम जाली प्राइम मिनिस्टर है, और जो ये इलेक्शन है ये जाली इलेक्शन हुए थे 2018 के, जिस तरह से कि कश्मीर के इलेक्शन भी जाली हुए। इस निज़ाम की बेहतरी पे बात होनी चाहिए, लेकिन उसमें उन लोगों को भी होश लेने चाहिए जो इस निज़ाम को अगर बेहतर करना है तो अब हुकूमत के पास 2 साल से भी कम का अरसा बचा है, और अगर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या इस निज़ाम की बेहतरी नहीं हो पाती और 2023 में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं होती तो फिर जो जमात इलेक्शन जीतेगी उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही धांधली का इल्ज़ाम लगाएगी। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हुकूमत की कि इस वक्त अमली इक़दाम और बहुत तेज़ी के साथ करने। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली खान न्याजी साहब, अली गौर बलूच साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक जब वापस आएंगे तो इस वक्त ओलंपिक्स जो टोक्यो में जारी है वहाँ पर पाकिस्तानी ओलंपिक्स का क्या हाल हो रहा है, उसकी क्या वजूहत हैं, इस पर कुछ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान में खेल की दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा नाम है तो वो बिलाशुबा इमरान खान का नाम है, जो इस वक्त हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। 2018 में जब वज़ीर आज़म इमरान खान बने थे, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने में कामयाब हुई, तो ये बहुत उम्मीद थी कि पाकिस्तान में खेलों को फ़रोग मिलेगा, पाकिस्तान खेल के मैदान में तरक्की करेगा और तमाम खेलों में अपना वो खोया हुआ मकाम हासिल करेगा जो एक दौर में पाकिस्तान को हासिल रहा है। आज से 3 दहाइयों पहले खेलों के मैदान में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। ख़ास तौर पर 1979-80 से लेकर 1992 तक का जो दौर था, उसमें पाकिस्तान ने मुख्तलिफ खेलों में बहुत ही नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं। इसी दौरान पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान की हॉकी उस वक्त अपने उरूज पर थी। स्क्वॉश में पाकिस्तान ने जहांगीर खान और जानशेर खान जैसे स्टार्स उस वक्त दुनिया को दिए, जिनको हराना दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। और कम से कम 3 अशरों तक पाकिस्तान इन तमाम खेलों में नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। ये क्रिकेट, स्नूकर, हॉकी, बॉक्सिंग और दीगर कई खेलों में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बहुत ही गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए बहुत सारी कामयाबियाँ समेटी हैं और बैनुल-अक़वामी सर्किट में अपना नाम हमेशा बनाए रखा और पाकिस्तानी परचम को बुलंद रखा। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान खेल के मैदान में तनज़्ज़ुली की तरफ बढ़ता गया। और आज इसी पाकिस्तान में खेलों का ये हाल है कि ओलंपिक्स की तारीख में हॉकी में 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक्स मुकाबलों के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाई है। जो पूरी दुनिया में खौफ और दहशत का एक निशान जो टीम हुआ करती थी, वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई अब नहीं कर पाती और रैंकिंग्स में बहुत ही निचले नंबरों पर मौजूद है। पाकिस्तानी एथलीट्स की परफॉर्मेंस का भी ये हाल है कि पाकिस्तान के इस वक्त 10 में से 9 खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक्स में बगैर किसी मेडल के बाहर हो चुके हैं। उनकी परफॉर्मेंस कोई खातिर ख्वाह काबिल ज़िक्र नहीं रही। और 4 अगस्त को अरशद नदीम जो जेवलिन थ्रू में एक्शन में नजर आएंगे, वो अब एक आखिरी ओलंपियन इस वक्त रह गए हैं जो कि इस वक्त मुकाबलों के अंदर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि वो किस कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। और अरशद नदीम ये वही हैं जो कि पाकिस्तानी दस्ते में वाहिद एथलीट की हैसियत रखते हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर क्वालिफाई किया है। जो बकिया तमाम क्वालिफायर थे ओलंपियन से, उनके क्वालिफाई करने के अमल पर बहरहाल सवालिया निशानात अब मौजूद हैं। तो पाकिस्तानी एथलीट्स की ओलंपिक्स में ये ख़राब परफॉर्मेंस सालों से चली आ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात इसमें यह है कि टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 10 खिलाड़ियों के साथ 12 ऑफिशियल्स भी जापान गए हैं। तो खिलाड़ियों की तादाद यानी एथलीट्स की तादाद कम है जबकि ऑफिशियल्स की तादाद ज़्यादा है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है चूँकि इस हुकूमत की तवज्जो खेलों पर बिल्कुल नहीं है। और ये ज़ाहिर है कोई हमारे निज़ाम में नई बात भी नहीं है चूँकि इससे पहले भी रियो ओलंपिक्स हुए थे और उसमें 24 रुकनी पाकिस्तानी दस्ता गया था जिसमें सिर्फ 7 खिलाड़ी थे और ऑफिशियल्स उस वक्त गए थे। यानी खिलाड़ियों की तादाद को अगर डबल किया जाए तो वो भी 14 बनती है, डबल से भी ज़्यादा तादाद में ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद थे। तो माजी में जिन हुकूमतों पर आज के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी उनकी इन्हीं पॉलिसीज़ पर तनकीद करते थे कि एथलीट से ज़्यादा ऑफिशियल्स क्यों लेकर गए हैं, और इस पर हुकूमत को उस वक्त की तनकीद का निशाना बनाया जाता था। किन अल्फाज में और क्या कहा करते थे, ज़रा ये सुनिए फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। ज़ाहिर है माजी में नून लीग की हुकूमत थी, फवाद चौधरी उस वक्त अपोजिशन में थे, टीवी प्रोग्राम भी किया करते थे और अपने टीवी प्रोग्राम में वो ये तमाम फैक्ट्स और फिगर्स शेयर कर रहे थे। तो अब आज जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, फवाद चौधरी ख़ुद वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, तो अब इस वक्त जब 10 खिलाड़ी और उनके साथ 12 ऑफिशियल्स
टोक्यो में मौजूद हैं। तो अब फवाद चौधरी इस पर क्या कहेंगे, यकीनन इस पर भी उन्हें इज़हार ख्याल उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह वो अपने अपोजिशन के दिनों में करते रहे। निज़ाम तो नहीं बदला, दिन ज़रूर बदल गए, दौर बदल गया, हुकूमत बदल गई, चेहरे चूँकि वही हैं। अब देखना ये है कि हुकूमत इस पर कहीं कोई एक्शन लेती भी है या नहीं लेती। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से भी जब ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की ख़राब परफॉर्मेंस पर सवाल किया गया तो उन्होंने भी एक मरतबा फिर अपने उसी रिवायत को दोहराया और हर खराबी की तरह इसकी ज़िम्मेदारी भी साबिका हुकूमतों पर ही डाल दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए 3 साल हो गए, लेकिन अभी भी खेलों में तनज़्ज़ुली का ज़िम्मेदार भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साबिका हुकूमतों को ही करार दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 2 ख़ानदानों ने इस मुल्क की तबाही की है, इसमें अपना किरदार अदा किया है। स्पोर्ट्स के इदारों पर उन्होंने सिफारशी लोग बिठाए रखे और देखते ही देखते खेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इमरान खान ने क्या कहा, ज़रा ये सुनिए, फिर इस पर मज़ीद बात करें। जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूँ बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। बदकिस्मती से जो हम नीचे आए हैं ना पाकिस्तान में, ये जो 2 ख़ानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है, एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए। स्पोर्ट्स के इदारों के ऊपर अपने लोग बिठा दिए, सिफारिशी बिठा दिए। वो स्पोर्ट्स देखते देखते हमारी आंखों के सामने किधर से किधर। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि स्पोर्ट्स को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता, लेकिन उनके इस 3 साल दौर में भी अगर कोई बेहतरी नहीं आई तो ये भी अपने अंदर कई सवालात खड़े कर रही है। वज़ीर आज़म ने अपने जवाब में भी कई सवालात खड़े किए हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान नेशनल ओलंपिक्स कमेटी के सदर सैयद आरिफ हसन 17 साल से अपने ओहदे पर मौजूद हैं। उन्हें कौन तब्दील करेगा? क्या इन 3 सालों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नज़र उन पर नहीं गई? क्या वजह है कि वो अब तक उनको तब्दील नहीं कर पाए? और ज़ाहिर माजी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कई दावे किए थे और उसमें स्पोर्ट्स में बेहतरी का भी दावा मौजूद था, लेकिन अपने उस दावे को और उस वादे को पूरा नहीं कर पाए। और सिर्फ यही उनकी जानिब से दावा नहीं किया, बल्कि हुकूमत मुख्तलिफ औकात में हुकूमत में आने से पहले और बाद में भी ये दावा किया जाता रहा। और एक तवील इंतज़ार के बाद मौशी पॉलिसियों के मुस्बत नताइज तो सामने आना शुरू हुए। मईशत तरक्की कर रही है, ऊपर जा रही है, स्टॉक मार्केट नया रिकॉर्ड बना रही है, एक्सपोर्ट में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में आम आदमी के दिन भी बदलने वाले हैं। ये सब बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। 3 साल से हम सुन रहे हैं। पहले इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनते ही अपने पहले खिताब में तालीम और इसकी अहमियत के बारे में कौम को बताया था और तालीम का कौमों की तरक्की में कितना बड़ा रोल होता है ये भी समझाया था। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से किए गए अपने खिताब में उस वक्त इतने सीरियस थे कि उन्होंने साथ ही वज़ीर आज़म हाउस को एक आलमी मेयार की यूनिवर्सिटी बनाने का एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया था। मगर वज़ीर आज़म के कई ऐलानात की तरह वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी सिर्फ ऐलान की हद तक ही महदूद रहा। इमरान खान ने उस वक्त इससे मुतालिक क्या कहा था, ज़रा ये भी आप सुन लें। मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो रिसर्च करेगी, जिसमें रिसर्च होगी और जिसमें दुनिया से हम बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाएंगे। एक टॉप क्लास पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक एलीट यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है और यूनिवर्सिटी के लिए होनी भी अच्छी सी जगह है। 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और उसके अगले ही रोज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यह ऐलान किया था। अब आज वज़ीर आज़म के इस ऐलान को चंद रोज़ बाद ही 3 साल पूरे होने वाले हैं। तो हुकूमत ने अपने प्लान में तब्दीली लाकर अब वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के बजाय आमदन का जरिया बनाने का सोच लिया है। आज काबीना का इजलास हुआ है और उसमें वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए खोलने का मामला काबीना के एजेंडे में पेश किया गया, जिसकी मंजूरी को तो कुछ अरसे के लिए अभी फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है, लेकिन ये प्लान सिर्फ मौखर किया गया है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म हाउस में नहीं बल्कि उसके अहाते में अब यूनिवर्सिटी तामीर की जाएगी। और अब ज़ाहिर से ये ज़ाहिर होता है कि वज़ीर आज़म हाउस को शायद बहुत जल्द कमर्शियल यूज़ के लिए खोल दिया जाएगा और प्लान की मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म हाउस में स्टडीज़ नहीं बल्कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुआ करेंगी। लेकिन ये प्लान क्यों बनाया गया है, फवाद चौधरी ने इससे मुतालिक क्या बताया, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम था जिसमें कि ये जो तजवीज़ आई थी कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस को जो है वो ओपन किया जाए प्राइवेट फंक्शंस के लिए, उसको फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है। उसके ऊपर जो है गौर आएगा। उसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है वज़ीर आज़म साहब का, वज़ीर आज़म ये बताना चाहते हैं कि देखिए आपका जो टैक्स का पैसा है उसका हम ख्याल करते हैं। यूनिवर्सिटी कुछ लोगों ने आज उसको मिक्स कर दिया था कि यूनिवर्सिटी नहीं बन रही। ये सिर्फ वज़ीर आज़म साहब की एक केयर बताता है कि कैसे वो पैसों का ख्याल। तो बनानी यूनिवर्सिटी थी लेकिन 3 सालों में वो वादा तो पूरा नहीं हुआ। अब 2 साल इस हुकूमत ने और गुजारने हैं। इन टोटल 5 सालों में ये हुकूमत अपने कितने वादे पूरे करती है और आवाम की तवक्कुआत पर कितना पूरा उतरती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।